अस्सलाम वालेकुम अगेन। ओके क्लास, आज हम सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम सुफियान उल्ला ख़ान है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से बहरिया कॉलेज NOR-1 में पढ़ा रहा हूँ एज अ मैथमेटिक्स लेक्चरर। और मैंने MSc किया है मैथमेटिक्स में, 2014 में किया था कंप्लीट अपना। और उसके बाद से मैं फर्दर अपने प्रोफेशन मींस मैथमेटिक्स एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेपर में आपने क्या क्या करना है, ठीक है। और पेपर में बुक कंटेंट्स के क्या हैं, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आपके पास कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, किस तरह आता है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बुक कंटेंट्स में अगर आप देखेंगे तो कंटेंट्स में आपके पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं जस्ट चैप्टर नंबर 1 टिल 13 लिख देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 13 तक आपके पास, ठीक है, चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, विद इन हम 15 to 20 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर पैटर्न पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में ये जो 13 चैप्टर्स हैं किस तरह आते हैं। देखिए पेपर पैटर्न में सबसे पहली चीज़, ठीक है, सेक्शन ए। और सेक्शन ए से पहले मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपके पास मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश, ये आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। और इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है मुझे। मैथ्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का है, फिज़िक्स का आपका 100 मार्क्स, 85 थ्योरी है, 15 प्रैक्टिकल है। इसी तरह 100 मार्क्स केमिस्ट्री, 85 थ्योरी, 15 आपके प्रैक्टिकल। उर्दू 100 मार्क्स, इस्लामियात 50 और इंग्लिश आपके पास 100 मार्क्स। तो टोटल आपके पास 550 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न में यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये बतानी थी कि आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं, आपके पास मैथमेटिक्स में जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं आपके पास 100, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, तो सेक्शन ए आपके पास सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि सेक्शन वाइज आता है पेपर, ठीक है। सेक्शन वाइज आता है तो सेक्शन सबसे पहला होगा आपके पास ए, और उसमें आपके पास होंगे MCQs, ठीक है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 होगा और 1 में टोटल आपके पास जो MCQs हैं वो 1 से लेकर 20 तक होंगे, ठीक है। मींस 20 MCQs होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में दोबारा बता रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मींस MCQs होंगे, और कितने होंगे 20। तो ये हो गया आपका MCQs का पोर्शन। सेकंड सेक्शन होगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं आपके पास वो हैं टोटल मार्क्स 50। टोटल मार्क्स हैं इसके 50, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं 50। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हैं 20। अब सेक्शन बी में किस तरह जो आपके चैप्टर 13 है वो डिवाइड है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास सेक्शन बी में 3 आपके पास पोर्शंस हैं, ठीक है। मैं अभी पोर्शंस ले रहा हूं आपको बताने के लिए। क्या है? 3 पोर्शंस हैं। उन 3 पोर्शंस में जो आपके पास फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपके पास है चैप्टर नंबर 2, 3, 4,
ठीक है। टोटल पोर्शंस कितने, 3 पोर्शंस हैं। उसमें आपके पास यहाँ पर जो पोर्शन नंबर 1 है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपके पास 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 5 पार्ट्स, 1 से लेकर 5 इस तरह होंगे, 1 2 3 4 और फिर 5, इस तरह आपके पास 5 पार्ट्स होंगे। फिर इसी में आपके पास ये पोर्शन बी होगा और पोर्शन बी में यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा और इस पोर्शन में आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर आपके पास होगा 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ये सेकंड पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इसका जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 होता है और इसके जो सब पार्ट्स हैं वो होते हैं रोमन में 1 2 3 4 और 5। इसी तरह आपका जो थर्ड पोर्शन होता है, थर्ड पोर्शन क्वेश्चन 4 है आपका और इस पोर्शन में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके पास होंगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13। ये 5 चैप्टर्स हैं और ये 5 चैप्टर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। इसमें भी आपके पास 5 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। याद रखिएगा, इसमें आपको भी मैंने नहीं बताया कि सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे और करने कितने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी में मैंने आपसे कहा है 50 मार्क्स का सेक्शन बी है और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 15। अटेम्प्ट 10 करने आउट ऑफ 15। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चंस हैं और ये जो इनके सब पार्ट्स हैं ये एक्चुअली आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, मतलब जो आपके चैप्टर 2 3 4 से बिलोंग होंगे। ये 5 सवाल इसके होंगे, 5 सवाल 5 6 7 8 से रिलेटेड होंगे, 5 सवाल आपके 9 10 11 12 13 से होंगे। मतलब ये बात आपने याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है और उसके सब पार्ट्स कौन से हैं, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो टोटल अभी हम इस तरह ले लेते हैं, 3 पोर्शंस हैं और 3 पोर्शंस में 5 5 सवाल हैं। ठीक है, 3 पोर्शंस में आपके पास 5 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वो पार्ट्स की फॉर्म में। अब आपने टोटल करने हैं 10 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, 10। तो आपने कम से कम 3 क्वेश्चंस इस पोर्शन से करने, जो पोर्शन नंबर 1 है। ठीक है, आउट ऑफ 5। 3 आपने इस वाले क्वेश्चन से करने आउट ऑफ 5। 3 क्वेश्चंस आपने इस वाले पोर्शन से करने आउट ऑफ 5। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10। एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का है, तो हर एक पोर्शन में से आपने 3-3 सवाल करने हैं। ठीक है, और जो आपके पास 10th वाला क्वेश्चन होगा वो आपकी मर्जी, आप इन तीनों पोर्शन में से किसी एक भी पोर्शन में से करना है। मतलब अगर आप इसमें से 4 करते हैं, इसमें से 3 करते हैं, इसमें से 3 करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मतलब 4 3 7 और 3 10, तो आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कंडीशंस इसलिए बता रहा हूं, अगर आप 4 इसमें से अटेम्प्ट करेंगे तो 3 आपने इसमें से करने ही करने थे, तो 3 इसमें से होंगे तो फिर 3 इसमें से होंगे, तो टोटल 10। जो चैप्टर मींस या जो पोर्शन आपको इजी लगता है आप उसमें से 4 कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्शन में से अगर आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इसमें से 3 करने और इसमें से भी आपने 3 करने। अगर आपने 4 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं लास्ट वाले पोर्शन में से, तो इसमें से आपको 3 करने और इसमें से भी 3 करने, तो टोटल 10 हो गए। तो इस तरह इसकी डिवीजन हुई हुई है कि आपने क्वेश्चंस किसने, तो टोटल आपके पास 3 पोर्शंस हैं। 3 पोर्शंस में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। उन 5 में से आपने एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। फर्स्ट पोर्शन का जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 और जो थर्ड पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसको सीधा डायरेक्टली वे में बताता हूं। सेक्शन बी में आपने टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको
5 पार्ट्स दिए जाएंगे और एटलीस्ट आपने सारे क्वेश्चंस में से 3 पार्ट्स करने हैं, मतलब ये इस तरह होता है। तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। एक और चीज भी बता देता हूं आपको, सेक्शन बी में आप इस तरह नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट जो आपके पास जो 3 चैप्टर्स हैं 3 2 3 4 इसमें से आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर अब आप सोचें कि मुझे टोटल 10 करने हैं, तो आपने 2 इसमें से कर लिए, 3 इसमें से कर लिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह नहीं कीजिएगा, पहली मर्तबा बता रहा हूं, आखिरी मर्तबा नहीं, क्योंकि मैं बार बार रिमाइंड करवाता रहूंगा। और यहां पर इस तरह आपके ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है, या रेज हैंड कर लें। अगर आपने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो फिर मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, तो फिर आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, और नहीं है तो फिर क्लियर लिख दें, ताकि फिर मैं आगे फर्दर आपको सेक्शन सी बताऊं कि पेपर में सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो गया, 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया, तो लास्ट सेक्शन आपका बचा है और उसके टोटल आपके पास 30 मार्क्स हैं। अब वो 30 मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और इसके टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 30। अब यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए देंगे ये, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 3 4 से है, क्वेश्चन नंबर 3 5 6 7 8 से है, क्वेश्चन नंबर 4 9 10 11 12 13 से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहां पर होगा, सेक्शन सी में पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह एक होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी आपके पास 2 पार्ट्स होंगे। और इसी तरह आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसके आपके पास पार्ट्स होंगे 1 2 और 3, इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे। तो यहां पर इसमें आपने टोटल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। बट जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अब आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से कोई एक सवाल करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तो करना ही करना है, और इसमें आपने टोटल अटेम्प्ट भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट्स समटाइम क्या होता है, ये 7 का ये 8 का होता है, मतलब ये 7 मार्क्स का होता है, ये 8 मार्क्स का, तो टोटल आपके पास इनका सम हो गया 15। ये भी समटाइम आपके पास इसी तरह होता है 7 और 8 या 8 और 7, तो टोटल आपके मार्क्स होगा 15। ये आपके पास इस तरह होता है 5 5 5, इस तरह भी हो सकता है, 6 4 5 करके भी हो सकता है, तो मर्जी है उनकी, वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं आपको। तो टोटल इनका सम आपका 15 ही होगा, क्योंकि 6 और 4 10 और 5 15, 5 5 करके देंगे तो भी 15। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने सेक्शन सी में क्वेश्चन कौन सा करना है, 6 या 7, ये आपकी मर्जी है। 5 तो आपने करना ही करना है। तो टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स का एक है, तो 2 करेंगे तो 13 मार्क्स का हो जाएगा। और याद रखिएगा कंपलसरी क्वेश्चन जो आएगा आपका वो चैप्टर नंबर 6 तो जरूरी है, ठीक है। बुक में सबसे लेंथी चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें आपके पास टोटल 9 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और यहां पर जो पार्ट 2 है उसमें आती हैं डेरिवेशंस वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन भी दे सकते हैं, डेरिवेशंस भी दे सकते हैं। चैप्टर नंबर या तो 10 से आएंगी या चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है, कुछ भी आ सकती हैं क्वेश्चंस, डेरिवेशंस आती हैं, याद रखिएगा। अब एक और बात बता देता हूं, मैट्रिक आपने किया है माशाल्लाह से, ठीक है, बगैर पेपर देकर आप फर्स्ट ईयर में आ गए, मतलब हर टीचर अब आपको यही बोलेगा कि बेटा आपने फर्स्ट ईयर के पेपर, मतलब फर्स्ट ईयर में आ गए और मैट्रिक के आपने पेपर्स नहीं दिए। बट सीधी सी बात करनी है, टाइम गुजर चुका है, 6 to 7 8 का गैप, मंथ्स का गैप आ चुका है, बहुत सारी चीजें आप भूल चुके होंगे। मैट्रिक में आपको टीचर ने बताया होगा
जब मैट्रिक की क्लासेस चलती थी कि बेटा हमारे पास गिनती के थ्योरम्स हैं, मतलब 3 थ्योरम्स ऐसे थे जो कंपलसरी में आते थे आपके पास, जो टीचर ने आपको बताया होगा 6, 7 और 10, 9 कर लें, ये 3 थ्योरम कर लें, इनमें से कोई ना कोई एक आपके पास पेपर में होगा। बट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपलसरी जो है, यहां पर कोई भी सवाल आ सकता है, यहां पर मैं भी नहीं बता सकता आपको, बस मैंने चैप्टर बता दिया कौन सा चैप्टर है। इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया 9 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक्सरसाइज में तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो तकरीबन आपके 200 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में, तो कोई भी सवाल आ सकता है इसमें और चॉइस भी नहीं होगी। अगर चॉइस हुई मतलब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है 2019 में उसमें चॉइस नहीं आई, ठीक है, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन चॉइस आती है, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 दिया हुआ है, यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है और ये वाला क्वेश्चन, मतलब आप ये कर लें या ये कर लें। इसी तरह यहां पर जो आपके पास पार्ट 2 है, इसमें भी आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और करके एक और क्वेश्चन लिखा होगा, मतलब 4 सवाल होते हैं। इन 2 पार्ट्स में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और फिर आपकी मर्जी होती है या ये कर लें या ये कर लें, चॉइस दे देते हैं। बट 2019 में यहां पर ये जो और वाली चॉइस होती है आपके पास, ये नहीं थी इसमें, मतलब जो क्वेश्चन दे दिया ना आपको 8 नंबर का या 7 नंबर का, वो आपने करना है, ठीक है। ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज समझ लें कि यहां पर ये मैट्रिक की तरह नहीं है कि आपको कह दिया बेटा 3 थ्योरम्स कर लें और 3 थ्योरम्स आपने कर लिए तो उसमें से कोई एक पेपर में आ जाएगा। यहां पर आपको मैंने सेक्शन बी में बताया है, अगर आप सेक्शन बी में देखें तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 13 चैप्टर्स हैं। मैं यहां पर कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकता, मुझे 13 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मतलब यहां पर जो सेक्शन बी में है बस चैप्टर नंबर 1 नहीं है, वो सेट्स है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है। सेक्शन बी में सेट नहीं है बट उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आपके पास जो सेक्शन ए में है 20 एमसीक्यूज है, उसमें एक एमसीक्यूज आएगा, मतलब 1 नंबर का चैप्टर नंबर 1 है। बाकी जो आपके रिमेनिंग 12 चैप्टर्स हैं ये आपने करने ही करने हैं। अगर मैं चैप्टर बिल फर्ज नहीं करवाता, वैसे तो मैं यहां सारे चैप्टर्स करवाता हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि अगर नहीं करवाता मतलब, या अगर आप नहीं करते, मैंने करवा दिया आप नहीं करते, आप बोलते हैं मैं चॉइस में छोड़ दूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर 2, 3, 4 में से लाइक सपोज मैंने तो तीनों करवा दिया बट आपने 4 नहीं किया, प्रैक्टिस के तौर पे आपने 4 नहीं किया, तो अब जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 4 से तो आपके पास वो चॉइस खत्म हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अगर आपके पास सपोज कर ले चैप्टर 2 से आया, ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 3 से आया, ये 3 से आया, ये 4 से आया और ये वाला क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 4 से आया। तो अगर आपने चैप्टर 4 की प्रैक्टिस नहीं की और आपने ये छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो अब आप गौर से देखें 3 सवाल तो आपको करने थे, तो ये 3 सवाल आपके पास करने ही करने पड़ेंगे, चॉइस आपके पास खत्म हो जाएगी अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं किया, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं, मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने 2009 में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए, तो 2008 में मैट्रिक किया था, तो मैं आपकी तरह कोचिंग में गया था, ठीक है। यही फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक थी, इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था, 17 चैप्टर्स में से जब हमारा सेशन खत्म हो रहा था तो सर ने हमें तकरीबन 8 चैप्टर्स आउट ऑफ 17 नहीं करवाए थे और सर ने कहा था बेटा जो मैंने करवा दिया उसी में से आना है। जिस तरह मैट्रिक में आपको टीचर ने बता दिया था बेटा यही 3 थ्योरम्स कर लें, इन्हीं में से कोई पेपर में आ जाएगा, तो आपने उनके ऊपर बिलीव किया था और उन्हीं में से कोई आना था। बट मैं फर्स्ट ईयर में आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, चाहे वो मैं हूं या कोई और टीचर आपको पढ़ाए, ठीक है। तो 13 चैप्टर्स हैं, 13 के 13 चैप्टर्स आपने करने हैं और करने तो हैं, उसके बाद फिर उनको साथ साथ लेके भी चलना है, मतलब प्रैक्टिस इस तरह रखनी है कि आप उनको भूल ना जाएं, फॉर्मूलाज किस तरह करने, तो व्हाटएवर जो भी आपके पास है रीजन। तो यहां पर आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, चैप्टर नंबर 1 भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उससे रिलेटेड आपके पास एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है। तो 20 एमसीक्यूज जो आएंगे वो टोटल 13 चैप्टर्स में से ही बन के आएंगे। तो अगर आप कोई भी चैप्टर भी छोड़ते हैं तो 2 एमसीक्यूज तो आपके वहीं पर माइनस हो जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, फिर लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो बताने का यहाँ पर पर्पस ये था कि अगर एक चैप्टर भी छोड़ते हैं तो समझ लें आप 10 नंबर छोड़ रहे हैं मैथ्स के। फिर अगर आप इसी तरह 2 से 3 चैप्टर छोड़ देते हैं तो अब आप सोचें आप 70 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हैं, फिर अब पेपर में कोई भी सवाल आ गया, मतलब अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जो आपको मुश्किल लगता था और वही पेपर में आ गया, तो अब आप कितने कर सकते हो, सिर्फ 2 ही कर सकते हो, तो यहीं पे आपके नंबर और माइनस हो गए।
तो बहरहाल यहाँ आपका ये पेपर पैटर्न है, इसमें कोई आपको क्वेरी मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछना तो आप जस्ट क्लियर लिख दें, ठीक है। रिस्पॉन्स आपने करना है, जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मैं आगे फर्दर नहीं जा सकता। तो मेरे पास अभी टोटल यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके जी, अब आगे चलेंगे। हमारे पास जो बुक है, सबसे पहली चीज आपने बुक रखनी है अपने साथ, ठीक है। क्या क्या रखना है साथ? बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बुक के बगैर आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप तो घर पे ही बैठे हैं, फिजिकल क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हुई। तो बुक होनी चाहिए, साथ में कैलकुलेटर भी होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, और कैलकुलेटर कौन सा होना चाहिए? साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। मैं कल आपको इसकी पिक्चर बता दूंगा कि आपने किस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज करना है। सिंपल साइंटिफिक नहीं लेना, या एक जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जब आप कैलकुलेटर परचेज कर लिएगा तो मैं आपको जो जिस तरह का लेना है तो आपको मैं बता दूंगा, बेटा आपने इस तरह का लेना है। वरना क्या होगा, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में फिर वो ऑप्शंस नहीं होंगे, तो फिर आप बोलेंगे सर मेरे कैलकुलेटर में तो नहीं है। तो इसलिए बेहतर ही है अगर नेक्स्ट वीक क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोचिंग में। वरना मैं आपको पिक्चर बता दूंगा और उसके अंदर फिर हर चीज बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें आपके पास ऑप्शंस। तो मुझे सबसे पहले ये बता दें कैलकुलेटर्स और बुक किस किस के पास हैं। आप टोटल 5 या 4 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले मुझे ये बता दें कि कैलकुलेटर और बुक किस किस के पास हैं अभी। रमीज कहते हैं मेरे पास है कैलकुलेटर, और लाइबा असलम है वो कहती है मेरे पास है। दोनों चीजें होनी चाहिए, कैलकुलेटर और वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है या जस्ट नॉर्मल कैलकुलेटर जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा होता है, रूट होता है और एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, एक डिवीजन का सिंबल होता है, एक वो ऑन हो सकता है, बस गिनती के बटन होते हैं, छोटा सा कैलकुलेटर होता है। रमीज ने कहा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसमें आप जाएं मॉड के बटन में, मॉड का बटन प्रेस करें, मॉड का बटन प्रेस करें। तो सारे क्वेश्चन ने कहा सर बुक है कैलकुलेटर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में परचेज कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, तो सब अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखें यहां पर जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर्स हैं, तो अगर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, क्योंकि पेपर पैटर्न तो मैंने आपको जस्ट बता दिया, अगर ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये उसकी स्क्रीन है। उसके बाद यहां पर आपके पास एक बटन होता है, ठीक है, ऑन का, ठीक है, ऑन का। उसके बराबर में एक बटन होता है मॉड का, तो मॉड का बटन जरा प्रेस करें, ऑन दबाने के बाद यहाँ पर मॉड का बटन प्रेस करें जरा, और मुझे बताएं मॉड के बटन में यहाँ पर स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। अगर यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, अगर आप कैजियो का कैलकुलेटर परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टोटल 8 ऑप्शंस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपके पास 8 ऑप्शंस आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर आपके पास यहाँ पर गिनती के 1 2 3 ऑप्शंस आ रहे हैं तो वो वाला कैलकुलेटर आपने साइंटिफिक नहीं यूज करना, मतलब नहीं खरीदना। चल सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या है अगर मॉड के अंदर 8 ऑप्शंस हैं या इससे भी ज्यादा हैं, या इससे भी ज्यादा है, आप ये जो एरो वाले आपके पास 4 एरोज गिवन है, यहाँ पर इस तरह के एरोज गिवन है, अगर आपके पास इससे भी ज्यादा अच्छा कैलकुलेटर है कैजियो का तो बहुत अच्छी बात है। 8 ऑप्शंस हैं तो एटलीस्ट 8 ऑप्शंस होने चाहिए। तो आप मार्केट में जा सकते हैं, सारी आप हैं क्लास में, और कौन है मेरे साथ, मैं ये भी देख लेता हूँ। एक है मोहम्मद अमानुल्लाह, ठीक है। तो अमान बेटा आपने मुझे नहीं बताया कि आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप चेक कर लें कि आपके पास 8 ऑप्शन आ रहे हैं मॉड में, और अगर नहीं है आपके पास कैलकुलेटर और बुक, तो कैलकुलेटर में आपने जब मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जब आप जाएंगे तो कैजियो और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना की हैं, कैजियो की जगह वो कैजियो की स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कोई बीच में जेड लगा देगा, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो मॉड का बटन आप प्रेस करके देख लीजिएगा, और अगर आप कॉपी लेंगे,
कॉपी लीजिएगा, कॉपी आएगी आपके पास 850 से लेके 950 तक कैलकुलेटर्स अगर आपने परचेज नहीं किए हैं, या अप्रोक्सीमेट समझ लें 1000 रुपीज तक का होगा बस मैक्सिमम। और ओरिजिनल अगर खरीदेंगे आप, ओरिजिनल खरीदते हैं तो तकरीबन वो आपको पड़ेगा 3500 से 4000 रुपए तक का, ठीक है, 3500 से 4000 रुपए तक का है वो कैलकुलेटर कैजियो का, ठीक है। तो कैनन का भी ले सकते हैं आप, कैनन भी अच्छा है और कैजियो भी अच्छा है, तो आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आजकल आ रहा है, उसके अलावा जो एक आई थिंक पर्पल ले लें या ब्लू कलर ले लें, उसके साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, वो वाले कैलकुलेटर ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि आपने कैलकुलेटर किस तरह का खरीदना है। अगर आप इस तरह का कैलकुलेटर ले लेते हैं जिसमें 8 ऑप्शंस हैं, तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्योंकि अभी अजान हो रही है, तो अजान जैसे ही खत्म हो जाती है विदिन 2 मिनट्स फिर हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू उसको। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तो आप चैप्टर नंबर 3 इतने में ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा पेज नंबर 40 से, ठीक है, पेज नंबर 40 ओपन करके बैठ जाएं। ओके जी, तो अजान यहाँ पर फिलहाल खत्म हो गई, ठीक है। तो मुझे ये भी बता दें कि आपके पास हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह है जिसे आप सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। हेडफोन अगर आपके पास है तो मुझे बता दें ताकि मैं माइक ऑन कर करके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ सकूं, ठीक है। अब ये गलत नहीं बताना, याद रखिएगा, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सही बताएंगे तो अच्छी बात है, मतलब अगर आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, हेडफोन है या मोबाइल है या लैपटॉप है, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, क्योंकि इक्वेशन है आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में पहले मुझे प्रायर नॉलेज होती है, मींस कि आपको कितना पता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे बता दें। मेरा पहला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? अगर आप टाइप करने में लग जाएंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ। माइक्स ऑन कर लेते हैं। मोहम्मद रमीज, ठीक है, मोहम्मद रमीज आप माइक को अनम्यूट करें। सर लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 हो। अच्छा, तो इक्वेशन में आपने क्या बताया, अगेन आप रिपीट कर दें जरा। मैंने कहा लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन, एक्चुअली इक्वेशन होती क्या है? आप अब मुझे ही तो ये तो बताएं, आपने तो बता दिया एक्स की पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन सर सर इक्वेशन वो होती है जो मैथमेटिकल वो होती है। क्या मैथमेटिकल? मैथमेटिकल चले सिंपल सिंगल वर्ड में पूछते हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? पता है? पता है आपको? ये मैं बता रहा हूँ आपको पता है, 100% पता है, बट आप हो सकता है अभी बता नहीं सके। कुछ आइडिया? गलत बता दो, कोई मसला नहीं है, बता दो, गलत बता दो। सर एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू नहीं होता है और इक्वेशन में होता है। गुड, सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सब स्टूडेंट्स को, अगर आपने याद रखना है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस, तो वो जस्ट इज इक्वल्स टू का फर्क होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मैंने 2 वेरिएबल्स लिखे हैं x प्लस वाई, तो ये जस्ट मेरे पास एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इज इक्वल्स टू आ गया। तो मुझे रमीज ने यहाँ पर यही बताया कि अगर हमारे पास इज इक्वल्स टू हो तो वो इक्वेशन है, अगर इज इक्वल्स टू नहीं है तो सिंपल एक्सप्रेशन है, ठीक है।
अब यहां पर एक्सप्रेशन बनती किस तरह है ये बता सकते हैं? एक्सप्रेशंस में जो मेन डेफिनेशंस हैं, मतलब जो आपके पास डेफिनेशन मींस जो मेन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? लीनियर इक्वेशन से पहले अब मैं चला गया हूं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मैंने अभी खत्म कर दिया टॉपिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एक्सप्रेशन आएंगे तो फिर हम इक्वेशंस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी मैथमेटिक्स के लिए, याद रखिएगा। आपकी ये जो फर्स्ट ईयर मैथ्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर जो 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं अब आपको बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और उसमें जो मेन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ताकि जब मैं उनको यूज करूं तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली डेफिनेशन या मेन जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास वेरिएबल्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए आपके पास वेरिएबल्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहां पर अभी तक आपने जिस तरह मैट्रिक में पढ़ा है, स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल अल्फाबेट्स। तो ये आ गए आपके स्मॉल अल्फाबेट्स, लाइक जैसे एक्स वाई जेड इस तरह लिखते हैं, या एल एम एन, या आप लिखते थे, ये ज्यादातर यूज करते थे ए बी सी पी क्यू आर, ये ज्यादातर आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ईटीसी। तो ये स्मॉल अल्फाबेट्स आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। बट वेरिएबल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये बता देता हूं। वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या है भाई? तो यहां पर इंडिपेंडेंट, जिस तरह अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजाद, ठीक है, आजादी का दिन होता है ना हमारा। तो इसी तरह यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, जो आप एल एम एन एक्स वाई जेड ए बी सी या पी क्यू आर वगैरह लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये किसी भी नंबर के ऊपर बेस नहीं करते। आपने देखा होगा सम टाइम यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आती है 0, ठीक है, सम टाइम आप x की जगह लिखते हैं 1, सम टाइम आप लिखते हैं x इक्वल्स टू 100। तो अब अगर यहां पर x डिपेंड करता 0 पर, तो हमेशा जब कभी भी हम x की बात करते तो आप हमेशा उसको इज इक्वल्स टू 0 करके डिफाइन करते, क्योंकि x किसके ऊपर डिपेंड करता है? 0 के ऊपर। जिस तरह मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, हम स्टूडेंट्स जो होते हैं सारे, ठीक है, जिस तरह मैं एमफिल कर रहा हूं तो एमफिल का स्टूडेंट हूं, आप अगर इंटर कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं इंटर के, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी में, तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फीस पे कर देंगे। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो एमफिल की फीस अगर है तकरीबन 1.5 लाख पर सेमेस्टर, तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के खुद पे कर दूंगा 1.5, लेकिन और भी तो एक्सपेंसिव होता है। अब घर के खाने वाने ये तो मुफ्त में खाने को मिलता है, क्यों? क्योंकि मैं डिपेंड करता हूं अपने पेरेंट्स के ऊपर अभी तक, ठीक है, सेपरेट नहीं, अलग नहीं रहता। इसी तरह अब आप डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको पेरेंट्स घर से बाहर निकाल देते हैं, जाओ बेटा खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद रहो अकेले, जो करना है करो, ठीक है, तो फिर आप क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे। अब अगर आप जॉब वगैरह कहीं करते हैं, तो अगर आप 10,000 की जॉब करते हैं, बिल अकॉर्डिंग, मतलब बिल फर्ज अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार मैं 10,000 रुपीज में से 6,000 5,000 जो है वो किराया दे देता हूँ, 3-4 हजार रुपए खा लेता हूँ, पैसे बाकी बचते नहीं है, तो फिर मैं पढ़ नहीं रहा, क्योंकि फीस वगैरह होती है इतनी हाई फाई, तो नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते हैं तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मतलब फ्री में तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं, बट ये है कि वहां का आपको सब कुछ पता है अभी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होगा जब आप किसी पे बेस नहीं करेंगे, ठीक है, आप खुद जो करना चाहें वो कर लें। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? जब आप किसी के ऊपर बेस करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, कभी x की वैल्यू 0 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 1 आ जाती है, कभी x की वैल्यू 100 आ जाती है, और इसी तरह कभी x की वैल्यू यहाँ पर 1 लाख भी आ सकती है, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड जो टर्म है वो है आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। हम कांस्टेंट यूज करेंगे, बार बार मैं कांस्टेंट आपको बताऊंगा। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट अभी तक आपने पढ़े नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है,
ठीक है। अगर आप 5.4 कह रहे हैं तो 5.4 नंबर है तो वो कांस्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं 3 तो 3 कांस्टेंट है। अगर आप कहते हैं -2.5 तो वो भी कांस्टेंट है। तो जो भी नंबर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। बट अगर आप कांस्टेंट की यहां पर बात करें तो यहां पर कांस्टेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं आपके पास, डिपेंडेंट होते हैं। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट डिपेंडेंट। क्यों? ये तो बहुत ही इजी है, मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं तो क्यों है डिपेंडेंट क्वांटिटीज, क्योंकि वन किसके इक्वल होगा, वन। वन डिपेंड करता है हमेशा वन के ऊपर। हम जिंदगी में जब कभी भी बात करेंगे वन, तो वन कभी भी यहां पर इस तरह नहीं होगा कि टू के इक्वल हो जाए। वन हमेशा वन के इक्वल होगा। वन अगर सपोज कर लें कि वन इक्वल्स हो गया टू के, मतलब एक बराबर है दो के, तो क्या होगा, अगर कोई हमसे लोन लेता है, ठीक है, अगर हमसे कोई लोन लेता है 100 रुपीज, ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं किसी से लोन लेता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी, समझ लें मैं रमीज से बोलता हूँ, रमीज मुझे आप 100 रुपीज लोन दे दें, ये मुझे दे देते हैं, मैं बोलूँगा मैं आपको आफ्टर अ वीक मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये कहते हैं ठीक है। तो अब मैं इनको 100 रुपीज रिटर्न करने जाता हूँ तो ये बोलते हैं क्या हो गया, आप मुझे 200 रुपीज वापस करेंगे। तो मैं बोलूंगा मैंने तो आपसे 100 रुपीज लिए थे। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं 200। मैं बोलूंगा किस बेस पर, तो ये बोलेंगे जब 1 2 के बराबर है तो फिर 100 रुपीज किसके इक्वल हो जाएंगे, 200 रुपीज के इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो जिंदगी है उसमें यहाँ पर जो भी नंबर है वो उसी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो जस्ट 100 रुपीज की बात की है, यहाँ पर लैक्स करोड़ तो इस तरह नहीं हो सकता। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के ऊपर, मतलब 2 2 के ऊपर डिपेंड करता है, 3 3 के ऊपर डिपेंड करता है। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर आप याद रखिएगा जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो कोई चीज पूछनी है आपने वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज पूछनी है वेरिएबल या कांस्टेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ताकि बता दें ताकि फिर मैं आगे चलूं। ओके जी, अब यहाँ पर सारिया ने मुझे मैसेज किया, मतलब चैट बॉक्स में आंसर में रिप्लाई किया है, और एक किया है रमीज ने। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो है आपके पास कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये बार बार कोफिशिएंट्स याद रखिएगा जितने भी आप अभी बैठे हुए हैं, बाद में आपको इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स हो पहले तो ये पूछेंगे सर कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, लाइन नहीं लिख रहा, जस्ट आपको बस समझा रहा हूं, आपने क्या करना है, जस्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल के साथ। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहां पर डॉट यूज किया है, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट मींस यहां पर मल्टीप्लिकेशन है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 को जब मल्टीप्लाई किया x से तो वो आपके पास हो गया 2x, ठीक है। तो यहां पर अब मैं इसको किस तरह रीड करूंगा ये सुन लें। मैं इसको रीड करूंगा 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो भी वेरिएबल होगा मेरे पास और जो भी नंबर होगा मैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर गिवन है सेकंड एग्जांपल में 3xy, ठीक है, तो मैं यहां पर बताऊंगा 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x एंड y। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x और y कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई होता है नंबर से या कोई भी नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो आप यहां पर इसको इस तरह रीड करेंगे कि 3 इसका कोफिशिएंट है, किसका, उन वेरिएबल्स का जो उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सेकंड एग्जांपल थी, ये फर्स्ट एग्जांपल थी। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास यहां पर इस तरह लिखा हुआ है x y z, यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताएं यहां पर कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड का, तो आप यहां पर बताएंगे सर 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। यहां पर ये वेरिएबल्स तो है बट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन सब से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक्स वाई जेड ही आएगा। बट अगर कोफिशिएंट्स पूछेंगे तो कोफिशिएंट आप बताएंगे सर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं।
इसी तरह जो आपके पास फोर्थ टर्म है वो है आपके पास ऑपरेशंस पता होने चाहिए आपको। ऑपरेशंस कौन से हैं? ऑपरेशंस यहां पर याद रखिएगा आपके पास वैसे तो ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसी तरह पावर्स आपने पढ़ी है, लॉग, इस तरह आपके पास और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, रेडिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो ऑपरेशंस हैं वो मैंने आपको लिख दी है। तो जब से ज्यादा आप यूज करेंगे वो प्लस माइनस, अगर हम करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, तो यहां पर जो डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वो यहां पर सुन लें कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप यहां पर जस्ट लिखते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स भी हो सकते तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स विथ ऑपरेशन। ठीक है, कलेक्ट कर लें आप किसको, वेरिएबल को, कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को, किसके साथ, ऑपरेशन के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं डायरेक्टली इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सिंपल डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अब मैंने आप पूछा था जस्ट कि आपके पास 4 टर्म्स कौन सी हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करती हैं, तो आप जस्ट बताएंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, ये 3 चीजें चौथी ऑपरेशन के साथ अगर आप इसको लिख दें तो आपके पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे यहां पर ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ऑपरेशन कौन सा यूज किया मैंने, प्लस, फिर यहां पे -3, ये आ गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और 3 क्या है, 3 मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, और ऑपरेशंस कौन से यूज किए मैंने इनके साथ, मैंने ऑपरेशंस यूज किए प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। आगे अगर एक और लिखनी है आपने टर्म तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स भी तो लिखे हुए थे 2y, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब या 2z कर लें, y लिखा हुआ है पहले से क्योंकि हम इसको लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, आपको पता है सबको। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक और एग्जांपल, अगर आप जस्ट वेरिएबल भी लिख देंगे तो ये भी एक्सप्रेशन है, अगर आप जस्ट कांस्टेंट लिख देंगे तो ये भी एक्सप्रेशन है, अगर आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिख देंगे तो भी एक्सप्रेशन है, अगर आप कोफिशिएंट्स हो, वेरिएबल्स हो और उनके साथ अगर आपके पास दूसरे वेरिएबल्स हो तो भी आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे। तो यहां पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपकी आ गई। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने जस्ट रफली कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रायरली आपको पता होनी चाहिए और टाइम हो चुका है थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूं। तो रमीज ने कहा सर क्लियर हो गई है, बाकी सारिया कुरैशी ने अभी कुछ नहीं बताया, वो कह रहे हैं, और रमीज जस्ट बता रहे हैं, लाइबा ने भी नहीं बताया और अमानुल्लाह ने भी मुझे कोई बताया। तो वो सोच रहे होंगे कौन लिखे, बस 1-2 बच्चे लिख देंगे तो फिर आगे हम चले जाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, सोचने पे तो आगे चलते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर किसी और सेकंड स्टूडेंट से कुछ पूछता हूँ, सारे से पूछता हूँ, सारे कुरैशी से। तो बेटा आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। या हो सकता है ये माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। चलें अमानुल्लाह से पूछते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे ध्यान में, वो मैंने पूछना है, तो उसके लिए अमानुल्लाह को मैंने कहा है कि वो माइक को अनम्यूट कीजिए और इन्होंने कर लिया। तो बेटा अमान, आप मुझे यहाँ पे जस्ट बता सकते हैं अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन, ताकि फिर मैं आगे आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लूँ। कंफ्यूजन नहीं है तो जस्ट आप पहले तो एक एग्जांपल दे दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट एरो बनाया हुआ है एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो कोई आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दें पहले। 3x minus 2y बेसिक एग्जांपल, गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताएं एक डेफिनेशन
हमने कर ली, ठीक है। उसके अंदर हमने ये बता दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा इनको अगर हम ऑपरेशन के साथ लिख लें तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मुझे बताएं टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स टीचर्स यूज करते हैं ना, टर्म्स, TERMS, टर्म्स। याद रखिएगा ये वाली टर्म्स नहीं है जो हमें डेफिनेशंस वाली होती है। केमिस्ट्री के पेपर में आता था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे लिखा हुआ होता था आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और समथिंग जो भी है आपके पास, तो ये वाली टर्म्स नहीं है। मैथमेटिक्स में टर्म्स क्या होती हैं, कुछ आइडिया है आपको? नो सर। नहीं है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा टर्म्स। मैट्रिक माशाल्लाह हमने लोगों ने किया है 6 क्लास 7 8 9 में नहीं पढ़ी मैथ्स, अब तो 9th में भी मैथ्स आ गई, आप लोग बच गए। नहीं आइडिया कुछ? नो। गुड, चलो कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ। चलें जी, लाइबा से पूछते हैं। बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। पहली चीज यहाँ पे जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो एक हेडफोन ले लें, अगर हेडफोन नहीं है तो एक हैंड फ्री ले लें। हैंड फ्री से भी आवाज सुनाई देती है और हम डायरेक्टली उससे बोल भी सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं। फिलहाल रमीज से पूछता हूँ। रमीज बेटा टर्म्स क्या होती हैं? सर टर्म्स वो होती है जैसे कि एक्स की टर्म होती है, वाई की टर्म होती है, इस तरीके से किसी X भी की इक्वेशन के अंदर। किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में जिस तरह x हो गया y हो गया, ये टर्म्स होती हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई, आपने इक्वेशन कहा, मैं अभी एक्सप्रेशन ही बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। एक्सप्रेशन जैसे इक्वालिटी का तो फर्क है। ये मेरे पास कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर x + y - 3 + 2z, तो टर्म्स क्या होंगे इसके अंदर? या अगर मुझे बताएं इसमें टोटल टर्म्स क्या है या टर्म्स क्या है। मैं मतलब बच्चों को क्लियर नहीं है, मतलब ना अभी तो उन्होंने जिस तरह, आपको अगर क्लियर है तो आप मुझे जस्ट बता दें। क्लियर है वह, जहां तक मेरा ख्याल है आपको तो बिल्कुल। बस अगर मुझे इसमें डिफाइन करना हो तो मैं किस तरह बताऊं बच्चों को? चलें आप मुझे ये बता दें इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में टोटल टर्म्स कितनी है? सर इसके अंदर 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स है, कौन कौन सी हैं? सर इसके अंदर x है, y है, z है और x है, कांस्टेंट है। y है, ये कांस्टेंट भी है और ये z है। जी सर। 2 नहीं आएगा z है। इसका, 2 तो नहीं आएगा सर ये इसमें। नो सर। चलें, थैंक यू, आपने मुझे बताया। अब ये आप, पूरी एक टर्म है। ये पूरी एक टर्म है 2z या जस्ट z? सर 2z पूरी एक टर्म है। गुड, तो चलें आप माइक को म्यूट कर लें, मैं बताता हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। देखें यहाँ पर जब हम टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, टर्म्स डिपेंड तो करती हैं, मुझे लाइब्रेरी में यहाँ पे बताया है कि डिपेंड करती हैं वो वेरिएबल्स के ऊपर और कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के ऊपर। तो याद रखें टर्म्स जब कभी भी हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन की, तो टर्म्स टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, टी से स्टार्ट होता है, तो हम इसको कहते हैं टर्म्स। इसी तरह हम कहते हैं ट्रेन, ठीक है, सबके लिए बता रहा हूं, ठीक है, जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। टर्म्स में पहले आता है ऑपरेशन, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? ऑपरेशन। उसके बाद आता है वेरिएबल या कांस्टेंट, ठीक है, या आपके पास कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट की बात करूंगा तो उसके साथ वेरिएबल तो होगा। याद रखिएगा पहले ऑपरेशन, उसके बाद वेरिएबल या कांस्टेंट होगा। ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में पहले आपके पास इंजन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? उनकी बॉगीज होती हैं, ठीक है, फिर बॉगीज होती हैं। तो इस तरह ट्रेन चल रही होती है, ये इंजन है और उसके साथ साथ ये उसकी बॉगीज चल रही हैं, ठीक है, अटैच है। ये इंजन आगे जहां जहां इंजन जाएगा वहां वहां उसकी बॉगीज भी साथ जाते हैं। इसी तरह टर्म्स में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। यहां पर मुझे बताया था सबसे पहले रमीज ने कि यहां पर सर ये जो x है, x y z, ये जो होती है टर्म्स होती हैं हमारे पास, ठीक बताया था। तो यहां पर मैंने कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा मैंने तो यहां पर आप कंसीडर करेंगे कि प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन और उसके बाद वेरिएबल, तो ये आपके पास बन जाएगी टर्म। सेकंड, ये देखें प्लस y लिखा हुआ तो प्लस ऑपरेशन है, y वेरिएबल है, तो यहां पर ये सेकंड टर्म। ऑपरेशन है माइनस और जो कांस्टेंट है वो है 3, तो ये थर्ड टर्म। अब यहां पर ऑपरेशन प्लस है और 2z आपके पास यहां पे कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। अब याद रखिएगा अगर पहली टर्म जो भी होगी उसके साथ अगर प्लस नहीं लगा हुआ
अगर प्लस नहीं लगा हुआ तो वहां पर आप कंसीडर करेंगे प्लस है, क्योंकि जब हमें अरेंजमेंट करनी होती है तो बच्चे वहां गलती करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें आपके पास एक ही टर्म है, इसके अंदर भी एक टर्म है, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं आपके पास, और इसके अंदर भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा, यहां पर मैंने कहीं पे भी नहीं लगाया, जैसे प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब ध्यान से देखें, अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट किस तरह, मैं पहले गलत करूंगा फिर उसको सही करके बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पर, और क्वेश्चन ऐसे ही जनरली एग्जांपल के तौर पे लिखा x माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है क्योंकि इसके अंदर इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है और इसमें मेरे पास इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है। अगर इज इक्वल टू होता तो इक्वेशन होती, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में टीचर ने आपसे कहा कि बेटा आप इसको अरेंज करें और इसमें सबसे पहले आप y वाली टर्म लिखें। क्या कहा मैंने कहा कि टीचर ने कहा सबसे पहले y वाली टर्म लिखनी है इस एक्सप्रेशन में, फिर आपकी मर्जी आप कोई सी भी लिखें, या आपको टीचर बताता है पहले y वाली लिखें फिर x वाली लिखें फिर आपके पास जो नंबर है कांस्टेंट है वो लिखें। तो अब बच्चे किस तरह लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, अच्छा सर ने कहा है पहले y वाली टर्म लिखो, तो लिख दिया 2y, फिर कहा था x वाली, और फिर कहा था जो नंबर होगा वो लिख लें। अब बच्चों ने किस तरह किया इसको, सर ने कहा था 2y वाली पहले लिखो, तो सबसे पहले 2y शिफ्ट कर दिया, यहां x था फिर x वाली लिख दी, और 3 था तो 3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि उनके यहां पर माइंड में अभी तक यही है कि प्लस की जगह प्लस ही आएगा, माइनस की जगह माइनस ही आएगा, ठीक है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है जो ये आपने आंसर दिया, मतलब कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। टीचर ने कहा सबसे पहले y वाली टर्म लिखो, तो आपके पास याद रखिएगा जब हम टर्म लिखते हैं तो पहले ऑपरेशन होता है, बाद में उसका वेरिएबल या जो भी कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले y वाली टर्म का है तो उसके साथ है -2y। ट्रेन है ना, ट्रेन की एग्जांपल मैंने सिंपल दी है, जहां जहां इंजन जाएगा वहां उसकी बॉगी जाएगी, तो ये इंजन है, ये इसकी बॉगी है। तो आपको पहले क्या लिखना है, y वाली टर्म, तो y वाली टर्म। अब x के साथ अब बच्चे बोलते हैं सर इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, यहां पर इसके साथ x है प्लस। जब हम पहले नंबर पे लिखेंगे तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन अब सेकंड नंबर पे लिखना है तो प्लस x, लास्ट में नंबर है तो +3, ठीक है। अब इसी तरह अगर कोई कहता है बेटा पहले नंबर लिखो बाद में x वाली टर्म लिखो बाद में y वाली टर्म लिखो, तो वो इस तरह लिखेगा 3। अब देखें 3 से पहले तो प्लस था, लेकिन अब पहले नंबर पे लिख रहा हूं तो प्लस नहीं लिखूंगा, फिर +x क्योंकि सर ने कहा फिर x वाली टर्म लिखो, फिर बाद में कहा लास्ट में y वाली टर्म लिखो। तो अरेंजमेंट आनी चाहिए, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं आएगी तो प्लस माइनस की गलतियां होंगी। तो यहां पर फिलहाल हम इसको इतना ही पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम जाएंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम तरीके से लिखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा पहला टॉपिक है, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ भी नहीं बताया, ना लीनियर इक्वेशन बताया ना क्वाड्रेटिक, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। जब मेरे टॉपिक्स आएंगे, जब आएंगे तो मैं लीनियर भी बताऊंगा, क्वाड्रेटिक भी बताऊंगा, क्यूबिक बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बार बार बताऊंगा जब तक चैप्टर 3 खत्म नहीं होगा। तो यहां पर हमारा जो पहला मेथड है वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब डायरेक्टली मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने हैं और आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी कहानियां जो मैंने अभी की थी, प्रायर नॉलेज, वो कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए अकॉर्डिंग हमने की है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड, ठीक है। और यहां पर आपके पास जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है आपके पास, मैं इसको लिख लेता हूं। यहां लिखा हुआ है p of x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1। यहां पर कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करवाएं x माइनस 1 से। अगर आप अपने मैट्रिक की तरफ जाएं,
मैट्रिक में चैप्टर नंबर 7 की, सॉरी 5 की बात करते हैं। 5 चैप्टर में हम बात करते हैं 5.7 की। 5.7 की रिमाइंडर थ्योरम होता था, अगर आपको कुछ याद हो, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम किसी को याद है? रिमाइंडर थ्योरम हम किस तरह करते थे? चलो छोड़े, अभी मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा, अब मैं सिंपल क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछ रहा, जस्ट बता रहा हूं। तो यहां पर ये पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या? पी फॉर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जरा 2 मिनट वेट करें, तो एक कॉल रिसीव करनी है मुझे। ओके जी, तो मैं यहां पर कह रहा था कि आपके पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहां पर जो एक्सप्रेशन है ना, वो भी एक्स की ही फॉर्म में होगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? कोई किस किस को पता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जस्ट मुझे बता दें, यस और नो करके, यस और नो करके बता दें, ताकि मुझे पता तो चले। फिर पॉलिनोमियल में बार बार यूज करूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अमान उल्लाह को पता है, वो कहता है जी सर मुझे पता है। रमीज कहते हैं मुझे नहीं मालूम। पता है बेटा आपको भी, और मतलब वैसे आपने लिख दिया नो, बट ये है कि आपको पता हो, पता तो है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब क्या है, वापिस पीछे चलते हैं। ये आ गया हमारा वही टॉपिक। लाइबा ने कहा मुझे भी नहीं पता। अब देखें, याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास एक टर्म हो, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल एक टर्म हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टोटल 2 टर्म्स हो, ठीक है, टोटल 2 टर्म्स हो, उसको हम कहते हैं बायनोमियल, ठीक है। ऐसी टर्म्स जिसमें टोटल 3 हो, मतलब 3 टर्म्स हो, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टोटल 3 टर्म्स हो, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। और अगर 3 और मोर देन 3 है आपके पास, तो उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। और मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं, और आप उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। नोमियल जो है वो कॉमन है। पॉली का मतलब होता है नंबर, बताएं। पॉली का मतलब होता है नंबर, कितने ले रहे हैं आप, पॉली, ठीक है। और नोमियल्स मतलब यहाँ पर आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। मल्टी का मतलब भी बहुत सारी होती हैं, और पॉली का मतलब यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे उसके हिसाब से आप लिख लें। अगर फर्स्ट है केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो इस तरह ये 3 तक तो हमें काउंटिंग पता है, उसके बाद आगे नहीं पता। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर सारी जो टर्म्स लिखी हुई होंगी वो एक्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार 1 के साथ तो एक्स ही नहीं है, 1 के साथ एक्स नहीं है।
अच्छा, कोई मुझे ये स्टूडेंट बता दे कि x की पावर 0 हमने कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था मैट्रिक में? x की पावर 0 कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था? और x की वैल्यू 0, x की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, x की पावर 0 कौन सी एक्सरसाइज थी और किसके इक्वल होता है? अमान उल्ला ने बताया सर 1 के इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज थी? ताकि मैट्रिक से थोड़ा कंपेयर भी तो करूं कि मैट्रिक में कौन सी एक्सरसाइज थी, ताकि आपको इजी हो जाए अगर आपको गो थ्रू करना हो वापिस एक्सरसाइज को, चैप्टर को। तो यहाँ पर x की पावर 0 तो 1 के इक्वल होती है। सारे क्वेश्चन ने कहा सर x की पावर 0 1 के इक्वल है। ठीक है जी, x की पावर 0। बहरहाल आपकी एक्सरसाइज 2.0 थी जिसमें आप इस तरह सॉल्व करते थे कुछ क्वेश्चंस, p प्लस क्यू, सेकंड लास्ट स्टेप बता रहा हूँ जस्ट, फिर q से q काट दिया, p से p, पता नहीं प्लस है माइनस है, बस काट दिए उल्टे सीधे, बस आंसर क्या है 0, तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? -1, तो अगर यहाँ पर वेरिएबल हम लगाएं अपनी तरफ से तो वो लगाएंगे x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इतने 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये जो 2 स्टेप्स हमने लिखे हैं एक्स्ट्रा के, जरूरत नहीं है। तो अब याद रखिएगा यहां पर ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है, और कह रहे हैं इसको डिवाइड करवाएं x-1। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको क्या कहता है ये समझ लें। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लें, सॉल्व करना है। ये जो x-1 है ना, इसको लेट सपोज कर लें, और सपोज करने के बाद आप इसको 0 के इक्वल कर दें। x-1 को किसके इक्वल रखेंगे? 0। 0 क्यों रखना है इक्वल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आपने इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स क्लास ऑफ होने में रह गए, कल इंशाल्लाह वक्त पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर x-1 आपने किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 1। ठीक है, पहला काम तो ये है मेथड में। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में करना क्या है, अब जरा ये भी समझ लें। पहले तो क्वेश्चन को चेक करना है, जो क्वेश्चन गिवन है ना, एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आपने मैक्सिमम पावर चेक करनी है। पहले मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? 3। पावर चेक करने के बाद उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स के फॉर्म में चेक करेंगे। क्या कहा? दोबारा रिपीट कर देता हूं, हाईएस्ट पावर देखने के बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स की फॉर्म में चेक करेंगे। जैसे यहां पर x की पावर 3, उसके बाद वाली टर्म में x की पावर 2, उसके बाद वाली टर्म में x की पावर 1, बट 1 लिखा हुआ नहीं है तो हम कंसीडर वहां पे 1 ही करेंगे। और आखिर में अभी क्या बताया था, 1 के साथ x की पावर क्या होती है? 0 होती है, लेकिन वो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो पहली चीज क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है। क्लियर? मतलब अगर आपके पास यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है x की पावर 4, ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखी है x की पावर 4, अरे यार x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 1, तो अब कौन सी टर्म मिसिंग है? यहां पर कौन सी टर्म मिसिंग हो गई? मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर है 4 फिर 3, यहां पर 2 तो आया ही नहीं, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे फिर x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 0 x की पावर 2। ठीक है, मतलब अगर नहीं है वो टर्म तो उसके साथ आप 0 को लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद x की पावर 1 लिखी हुई है तो x की पावर 1 है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये चीज चेक करनी है। अब यहां पर ऑब्जर्व करें, आपके पास जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देख लें। फिर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए आप इस तरह टेबल बनाएंगे आप उसका। ठीक है, यहां से कुछ नहीं होना चाहिए, इसी तरह का टेबल बनाएंगे। टोटल आप इस टेबल को 3 लाइनों में बना लें। ठीक है, आपके पास लाइंस वाले रजिस्टर्स तो होते ही हैं, तो 3 लाइनों में आप इसका टेबल बना लें। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अब आपने जो एक्सप्रेशन गिवन है p ऑफ x जो गिवन है उसमें हर टर्म का कोफिशिएंट लिखना है। हर टर्म का क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखना है। क्या कहा? और से देख लें, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, यहां पर आप लिखोगे 1।
एक उंगली का गैप देंगे, ठीक है, ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं, फिंगर गैप देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसमें x की पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। उसके बाद जो लास्ट टर्म है x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो टोटल ऊपर टर्म्स काउंट करें, 1 2 3 4, 4 टर्म्स ही तो देखें, 4 कोफिशिएंट्स आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लें अभी, ताकि फिर आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो आपको समझाने में। कोई प्रॉब्लम है तो अभी से ही पूछ लें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं है तो यस या नो करके क्लियर करके लिख दें। अच्छा जी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये जो x इक्वल्स टू 1 आपने फाइंड किया है ना x -1 से, तो आप यहां लिखेंगे बाहर, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझने, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम पढ़ रहे हैं। मेथड में हमने करना क्या है, क्वोशंट फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जो पहला वाला ये 1 है ना, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला 1 है ना, एरो मैंने बना दिया जानबूझ के, तो 1 हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है। ये आ गया 1 एज इट इज। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 है बाहर वाला 1 और ये जो आंसर आया है, इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। नहीं, कुछ बच्चे कर देते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 2। फिर क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसको हम लिखेंगे सेकंड वाली टर्म के कोफिशिएंट के नीचे। 1 1 1 लिखेंगे कहां, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के कोफिशिएंट के नीचे। अब आप इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर लें। माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0। इस 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करवा लें जी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। उस 0 को कहां लिखेंगे, उस 0 को हम लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर अब आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 आया था, 1 प्लस 0 आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो फोर्थ वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। तो -1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह ये फिल्ड हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है आपको, ठीक है। जो लास्ट वाला आपके पास आंसर आएगा ना उसको आपने इसी तरह बनाना, जिस तरह मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद मैं एरो से शो करूंगा, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आफ्टर डिवीजन x - 1, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको रिमाइंडर कंसिडर कर लिया। अब यहां पर मुझे लिखना है p ऑफ x, तो गिवन है, सॉरी, तो यहां पर लिखूंगा q ऑफ x। क्या लिखूंगा, जस्ट q ऑफ x। तो यहां पर ये आ जाएगा q ऑफ x
Q ऑफ x मीन्स कोशेंट। पहले हम डिवाइड करवा देते ना इस तरह, ठीक है। यहाँ पर टीचर ने कहा था बेटा 4 को डिवाइड करवाओ 2 से, तो 2 बाहर आता था, 4 अंदर, तो 2 2 जा 4, आंसर आया 0। तो इसको हम कहते हैं कोशेंट। जिस नंबर से डिवाइड करवाया, जिससे डिवाइड करवा रहे हो वो डिवाइडर, डिवाइडर भी कहते हैं, डिवाइडर भी कहते हैं। जिस नंबर को डिवाइड करवा रहे हो वो डिवाइडेंड, और जो आंसर बचता था उसको हम कहते थे रिमाइंडर। ठीक है जी, ये 4 चीजें हैं, याद रख लें, ठीक है। डिवाइडर यहां पर अभी आपके पास था x-1, ठीक है। 4 क्या था, p ऑफ x। क्वेश्चन क्या है जो अभी आने वाला है, मैं अब आपको बता रहा हूं क्या आ रहा है, आप फाइंड कर चुके हो। रिमाइंडर क्या आया वो आपके सामने अभी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो यहां पर अब हम इसको किस तरह लिखेंगे ये समझ लें। तो यहां पर मैंने कहा था कि सबसे पहले p ऑफ x में आपने हाईएस्ट पावर देखनी। हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 में से 1 को माइनस कर दें जरा, आंसर क्या आएगा। x की पावर 3 थी हाईएस्ट p ऑफ x में, उसमें से जब आप 1 माइनस करोगे, मेंटल मैथ्स की तरह बता रहा हूं, तो आ गया 2। तो अब यहां पर आप जो क्वेश्चन लिखोगे वो जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसमें से 1 माइनस करके लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने लिख दिया x², ठीक है। क्यों लिखा, यहां पर x² है, यहां पर इसका कोफिशिएंट, यहां पर जो 3 नंबर्स आए हुए हैं, मतलब 1 0 1, तो यहां पर जब हमने पावर को माइनस किया था तो x² आया था। तो यहां पर जो फर्स्ट आपके पास नंबर लिखा हुआ है कोफिशिएंट होगा फर्स्ट टर्म का, मींस x² का। x² के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 1। तो यहां पे सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, 0 न्यूट्रल नंबर होता है ना, उसके साथ प्लस आता ना माइनस, बट आप टर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस लिख लीजिएगा, ठीक है। आखिर में क्या है, x की पावर 1 के बाद क्या आता है, x की पावर 0, वो क्योंकि 1 के इक्वल ही होता है इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर टर्म क्या है 1, तो यहाँ पर आप लिख लें 1, मतलब x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह इसका क्वेश्चन लिखा है। अब इसको फर्दर अगर हमने सॉल्व करना है तो कोफिशिएंट तो हम लिखते नहीं है, 1 अगर होता है तो ये आंसर होगा x²। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, x² + 1 इसका क्या है, क्वोशिएंट। और जो इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास आया है 0। हाँ, मुझे पता था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ आप देखें, आपके पास यहाँ लिखी हुई है x की पावर हाईएस्ट क्या है, जरा ऑब्जर्व कर लें। x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है। अब मैंने अपने माइंड में, ये मेरा माइंड है जो मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने कहा यार हाईएस्ट पावर 3 है, 3 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो क्या आ गया, सॉरी 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ गया। तो जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तो मैं 2 से लिखूंगा, x की पावर 2 से शुरू करूंगा। लाइक सपोज आप एक और क्वेश्चन समझ लें, जरा समझ लें, नहीं टाइम खत्म हो रहा है। आपके पास एक क्वेश्चन है x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, इस तरह का क्वेश्चन है। हाईएस्ट पावर क्या है 4, मेंटल मैथ्स के तौर पे आपने क्या करना है, 4 में से 1 को माइनस करना है, आंसर क्या आएगा 3। तो जब आप q ऑफ x लिखेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे x³ से, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास p ऑफ x स्टार्ट हो रहा है x की पावर 8 से, p ऑफ x में हाईएस्ट पावर है 8 और इस तरह फर्दर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है और आपको q ऑफ x स्टार्ट करना है, लिखना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 8 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे x की पावर 7 से, फिर 7 6 5 4 3 2 1 चलती रहेंगी। जो मिसिंग भी है उनके साथ हम 0 लगा देंगे। अगर 3 है तो 3 के साथ फिर उसके पीछे आएगी 2, फिर बाद में आएगी 1, उसके बाद फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको जितना भी समझ में आया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा प्रायरली जो हमारे पास थोड़ी बेसिक चीजें थी हमने वो डिस्कस की थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर आगे मतलब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट नहीं की थी। तो अब फिलहाल 9 o'clock हो रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं अब कल क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा और इसी पेज से शुरू कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।